क्या ये भौतिकता के पीछे की सच्चाई है? जब कमाई कम हुआ करती थी तब घर में खुशियां थीं। आज कमाई बढ़ गई तो खुशियां नदारद हैं। किसी को किसी के पास पल भर बैठने की फुर्सत तक नहीं है। आइए सुनते हैं इसी सच्चाई को बयां करती एक खूबसूरत कहानी, मसालदानी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। मैं हूं रुचिका। दोस्तों, ये खूबसूरत कहानी लिखी है डॉक्टर रंजना जायसवाल जी ने। दोस्तों, डॉक्टर रंजना जायसवाल जी आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित कवित्री, कहानीकार और स्तंभकार हैं। उनका साहित्य मुख्य रूप से स्त्री विमर्श, सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं पर केंद्रित है। आपकी कहानियां देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी, मसालदानी। घुटनों का दर्द आजकल ज्यादा तकलीफ देने लगा था। आरती जी घर के गलियारे में धीरे धीरे टहल रही थी। आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था। मोतियाबिंद के जालों ने सिर्फ आंखों की रोशनी पर नहीं, उनके कदमों पर भी रोक लगा दी थी। वक्त के साथ बूढ़े हो चुके शरीर को लगभग घसीटते हुए वे इस वक्त गलियारे में टहल रही थीं। मशीन को भी तो चलाना पड़ता है, नहीं तो बैठे बैठे उसमें भी जंग लग जाता है। प्रशांत जी ने उन्हें टहलता हुआ देखकर कहा। आरती जी के झुर्रियों से भरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बिखर गई। उनकी आंखों में एक अनदेखे दर्द की टीस उभर आई। एक ऐसा दर्द जो लफ्जों से कम, आंखों से ज्यादा बयां होता था। प्रशांत जी उनके इस दर्द की वजह जानते थे, पर कुछ दर्द के इलाज नहीं होते। आरती जी टहलते टहलते घर के मुख्य द्वार से सटे खंभे के पास आकर खड़ी हो गईं। घर के मुख्य द्वार पर प्रशांत जी की वर्षों पुरानी नेम प्लेट लगी थी और दूसरे खंभे पर कबीर और रितु के नाम की। जिस घर को आरती जी ने अपने खून पसीने से सींचा था, उस घर के नेम प्लेट पर उनका नाम भी नहीं था। उन्होंने अपनी धुंधली हो चुकी नजरों पर जोर डाला और उस खंभे पर कुछ ढूंढने लगी। मकान के गृह प्रवेश के समय उनके शुभ हाथों द्वारा बनाया गया ओम वक्त की मार से धूमिल हो चुका था और ओम के ऊपरी हिस्से पर बने तिलक की छाप भर ही दिख रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और मेहनत से बनाए घर की ओर बड़े प्यार से देखा। अतीत ने हौले से उनके मन मस्तिष्क पर खटखटाया और हाथ पकड़ अपने साथ ले गया। मम्मी, पीछे वाला पार्क बहुत अच्छा मेंटेन हो गया है। अरे कब? कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक इंजीनियर साहब ने भी अपना घर बनवा लिया है। उन्हीं के प्रयास से पार्क की देखरेख अब अच्छे से होने लगी है। आप भी हो आइए, इसी बहाने कॉलोनी के लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा, वरना 2 दिन की छुट्टी में आप कहाँ किसी से मिल पाती हैं। कबीर ने सही ही कहा था। आरती जी हर बार सोचती थीं कि वह कॉलोनी के लोगों से मिलकर जाएंगी, सबकी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। पर 2 दिन के समय में क्या क्या करती। समय पंख लगाए ऐसे उड़ जाता कि वह देखते ही रह जाती। बच्चों के साथ समय बिताने की आस लिए वह घर आती थी। सोचती थी बच्चों को क्या ना बनाकर खिला दूं, पर बच्चों को छोड़कर घर से निकलने का मन ही नहीं करता था और फिर वापस जाने का समय हो जाता। वह रितु के पीछे पीछे पार्क पहुंच गई। पार्क में और भी महिलाएं थीं। पार्क के बीचों बीच पानी की टंकी बनी हुई थी। पानी की टंकी साधारण टंकी नहीं थी, इस कॉलोनी की पहचान थी। इस कॉलोनी के हर घर में आने वाली डाक और पार्सल पर घर के मालिक के नाम के साथ इस टंकी का जिक्र भी होता था। आसपास के इलाके में इतनी बड़ी कोई टंकी नहीं थी। घुमावदार सीढ़ियां चंदन के पेड़ पर लिपटे सांप की तरह कंक्रीट और सीमेंट की बनी उन लंबी लंबी टांगों पर लिपटी हुई थी। उस टंकी की तरफ जब भी नजर जाती आरती जी को अम्मा की बात याद आ जाती। बड़े बड़े शहरों में इतनी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, देखो तो टोपी गिर जाए। गर्मी के दिनों में कमरे की घुटन और तपिश से बचने के लिए आरती जी जब भी छत की तरफ रुख करती, उस टंकी पर नजर जरूर जाती। रात के स्याह अंधेरे में टंकी के चारों तरफ लगी रेलिंग पर कबूतर दम साधे बैठे सुबह होने का इंतजार करते रहते। एक पल को लगता रात का अंधेरा उनकी उड़ान पर बंदिशें लगा देता है और वह थक हार कर
कुछ पल सांस लेने के लिए टंकी की शरण में बैठ जाते हैं। चांद की पीली रोशनी में वह टंकी और भी भयावह लगती। जमीन पर पड़ती परछाई को देख एक पल को लगता टंकी की और टांगे उगाई हों। एक अजीब सा आकर्षण था, न चाहते हुए भी उस टंकी पर नजर जरूर जाती। टंकी की ऑक्टोपस सी लंबी टांगे अपनी गिरफ्त में कसती जाती, जिससे छूट पाना मुश्किल लगता था। अचानक, अरे आरती भाभी, कब आना हुआ? सामने से मिसेस शुक्ला आती हुई नजर आई। बस परसों ही आई हूं, कल सुबह जाना भी है। आरती जी की आवाज में एक निराशा थी। ये 2 दिन पंख लगाए कितनी जल्दी उड़ गए। महीने में एक बार बच्चों से मिलने के लिए कितना इंतजार रहता था। अरे इतनी जल्दी? इनकी नौकरी ही ऐसी है, आखिर कब तक रुका जा सकता है। बात तो सही कह रही हैं। अब तो इनके रिटायरमेंट के बाद ही आप लोगों के साथ फुर्सत से बैठ सकूंगी। सच कहा भाभी आपने। रितु ने अपनी सास को देखा तो उनके पास चली आई। उसके साथ उसकी उम्र की ही लड़कियां थीं, शायद कॉलोनी में रहने वालों की किसी की बहुएं। बेटियां तो सबकी ब्याह कर अपने अपने ससुराल जा चुकी थीं। उनका आगमन भी मौसम की तरह ही होता। चुटकी भर सिंदूर भरते ही लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। अपना घर मम्मी पापा का घर या मायका हो जाता और नए रिश्ते जुड़ते ही नया घर ससुराल। इन दोनों घरों के बीच उनकी स्थिति त्रिशंकु की तरह होती, जिसमें उम्र भर वह अपने हिस्से का घर ढूंढती रहती हैं। आरती जी कॉलोनी के लोगों से बात कर रही थीं तभी। आज तुम्हारी सास भी आई हुई हैं? हाँ, मम्मी बाहर रहती हैं। पापा जी की नौकरी ही ऐसी है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। परसों ही आई हैं। रितु ने सहज भाव से कहा। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहती हैं ना? आरती जी के कानों में यह बात गरम तेल की तरह गई, मानो किसी ने कानों में गरम तेल डाल दिया हो। आरती जी रितु की तरफ खिसक आईं। बेटा, रितु की सास उसके साथ नहीं, रितु अपनी सास के साथ रहती है। आरती जी का सख्त लहजा देखकर एक पल के लिए वह लड़की सहम गई। यह बात काफी दिनों तक आरती जी के जेहन में गूंजती रही। कबीर की शादी को जुम्मा जुम्मा 6 महीने ही हुए थे। आरती जी को पति की नौकरी की वजह से उनके साथ ही रहना पड़ता था। खून पसीने से बनाए घर में सिर्फ बहू और बेटा ही रह गए थे। बेटी ब्याह कर अपने ससुराल जा चुकी थी। अब तो रिटायरमेंट के बाद ही इस घर में रहना संभव था। आरती ने रितु को धीरे धीरे करके गृहस्थी की चीजें समझा दी थी, पर माँ माँ ही होती है और सास सास ही। माँ और सास के बीच हमेशा से एक अंतर रहा ही है। आरती जी हमेशा सोचती थीं, जब ससुराल जाएगी तो सब सीख जाएगी कि धारणा न जाने किसने बनाई थी। माएँ अपनी बेटियों को पहले से सिखाकर गृहस्थी के लिए क्यों नहीं तैयार करती। सपने और इच्छाएं भी ससुराल में ही सबको क्यों पूरे करने होते हैं। जब जन्मदाता अपनी बेटियों के सपने और इच्छाओं को समझ नहीं पाते तो उसका बोझ ससुराल वालों पर क्यों लाद देते हैं। सास सिखा भी दे, पर सास की बातें बहुओं को किस युग में अच्छी लगी हैं। आजकल की लड़कियां वैसे भी घर गृहस्थी के नाम से दूर ही भागती हैं। यूं अचानक से आ जाने वाली जिम्मेदारियों से बहुएं घबरा भी जाती हैं। यह सोचकर आरती जी मसाले, पापड़, चिप्स और अचार की तैयारी वहीं से करके यह सोचकर ले आती थी, जिससे रितु को कोई दिक्कत न हो। आखिर अकेली लड़की क्या क्या करेगी। आरती जी की गृहस्थी में महंगे तामझाम तो नहीं थे, पर एक गृहस्थन की सुघड़ता, उसका सुकून दूर से ही नजर आता था। हर महीने अलमारियों के अखबार बदले जाते, डिब्बों को धो पोंछ उन्हें नई दुल्हन की तरह चमकाया जाता। धनिया, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, भुना जीरा और न जाने कितने तरह के खड़े और पिसे मसाले मसालदानी में रखे रहते। अलग अलग खाने में रखे होकर भी वे मसाले एक जुड़ाव महसूस कराते थे। घर में एक छोटी सी बगिया भी थी। इस छोटी सी बगिया में फूल खिलखिलाते रहते। एक कतार में गेरुए रंग में रंगे गमले नए रंग रूटों की तरह सास रोके खड़े रहते, जिनमें खिले हुए गुलाब और गेंदे के फूल स्वागत के लिए हमेशा तत्पर रहते। एक गृहस्थन के सुघड़ हाथों का परिचय घर के द्वार से ही मिल जाता था। एक एक कमरा शीशे की तरह चमकता रहता था। घर में महंगे फर्नीचर और पेंट नहीं थे, पर सफाई और करीने से सजा हुआ घर भी सुंदर लगता था। बिस्तर पर बिछी चादर पर एक सिलवट भी ढूंढी नहीं जा सकती थी।
जानती थीं पति ने कितनी मेहनत करके इस घर को बनाया था। इस घर को बनाने में जितना आरती जी के पति का योगदान था, उनके योगदान से भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता था। शायद इसलिए इस घर में उनकी आत्मा बसती थी। इस घर को उन्होंने सीमेंट और गारे से नहीं, प्रेम, विश्वास और त्याग से बनाया था। इसकी एक एक ईंट में उनकी आत्मा बसती थी। पर वक्त बदला और वक्त के साथ घर की आबो हवा भी बदली। आरती जी हमेशा से चाहती थीं उनके घर में एक ऐसी बहू आए जो उनकी गृहस्थी को अच्छे से संभाल ले। रितु नए जमाने की लड़की थी, हर चीज को अपने तरीके से करना चाहती थी। पर आरती जी अपना अधिकार ऐसे कैसे छोड़ देती। पर घर की सुख शांति के लिए उन्होंने मुंह पर ताला लगा लिया था। हर महीने 2 महीने पर जब भी वह घर आती, घर में एक परिवर्तन दिखाई देता। अब वह घर घर नहीं, एक होटल के रूप में परिवर्तित होता जा रहा था, जिसमें महंगे फर्नीचर, ब्रांडेड पर्दे टंगे हुए थे। यह सब देखकर उन्हें खुशी तो होती थी, पर उन चीजों में अपनापन नजर नहीं आता था। आरती जी की गृहस्थी में जुड़ी हुई हर चीज अपनी एक अलग कहानी कहती थी। आरती जी को एक एक सामान के पीछे जुड़े हुए इतिहास की कहानी जुबानी याद थी। जिन अलमारियों में अखबार बिछे होते थे, आज वहां प्रिंटेड कागज बिछे हुए थे। दीवारों पर शांत पीले और हरे रंग के पेंट की जगह अब वॉलपेपर और टेक्सचर पेंट ने ले ली थी। यह परिवर्तन अच्छा था, पर इस परिवर्तन में पैसा ज्यादा, अपनापन कम था। वह उन दीवारों में उस अपनेपन को ढूंढती रहती। उन्हें आज भी वह दिन याद है। आरती जी रसोई घर में व्यस्त थी। प्रशांत जी के ऑफिस जाने का समय हो रहा था। तभी मोबाइल पर एक नंबर फ्लैश हुआ। हेलो, नमस्ते मम्मी, कैसी हैं आप? कबीर, इतनी सुबह सुबह फोन किया, सब ठीक है ना? कबीर का फोन देखकर एक पल को आरती जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। रितु तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। पापा कैसे हैं? पापा ठीक हैं, नहाने गए हैं। तुम बताओ, सुबह सुबह फोन कैसे किया? आरती जी समझने की कोशिश कर रही थी, पर कबीर का बेवक्त फोन आने से असमंजस में थी। आप इस बार आएंगी तो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? आरती जी सोच रही थी। कबीर के 2 बच्चे थे। दादी बनने की खुशखबरी तो नहीं हो सकती। फिर इस उम्र में सरप्राइज के नाम पर उनका जी घबराने लगता था। अब बता भी दो, कैसा सरप्राइज है? सरप्राइज आकर ही देखिएगा, अभी से बता दिया तो फिर सरप्राइज क्या रह जाएगा। आरती जी के चेहरे पर एक सहज मुस्कान आ गई। इतना बड़ा हो गया पर बचपना नहीं गया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, आरती जी ने कहा। अच्छा मम्मी, फोन रखता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। पापा को मेरा नमस्ते कहिएगा। आरती जी ने फोन रख दिया, पर उनके दिमाग में सरप्राइज शब्द घूमता रहा। वह समझ नहीं पा रही थीं आखिर कबीर उनसे क्या कहना चाहता था। वक्त काटे नहीं कट रहा। कितनी बार सोचा एक बार रितु से पूछ लूं, पर रितु के साथ उनके रिश्ते ठीक ठाक ही थे, या यूं कहिए जैसे सास और बहू के होते हैं, बस वैसे ही थे। आखिर वह दिन आ ही गया। 1 महीने बाद जब आरती जी अपने घर पहुंची तो कबीर सबसे पहले उन्हें रसोई घर की तरफ लेकर गया। आरती जी का जी धक से रह गया। रसोई घर पूरी तरह से बदला हुआ था। अब यह रसोई घर आरती जी की रसोई घर नहीं था। उस पर मॉड्यूलर किचन की मुहर लग चुकी थी। मम्मी देखो ना, कितनी जगह है। अब आप कितना भी सामान रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह चिमनी भी लग गई है। धुआं मसाले की महक से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वह सोच रही थी जिन मसालों की खुशबू से उसकी भूख बढ़ जाती थी, आज वह उसी खुशबू से बचने के उपाय सोच रहा था। नाक मुंह सिकोड़ रहा था। कबीर बड़े उत्साह से चीजों को दिखा रहा था। उसने अलमारियां खोल खोल कर दिखाईं। हाथ के हल्के से दबाव से दराज बाहर आ गई। एक एक प्लेट करीने से सजी हुई थी। लाइटर और माचिस की तिल्लियों से जलने वाला गैस चूल्हा ऑटोमेटिक हो चुका था, जिसे जलाने के लिए लाइटर या माचिस की नहीं, बिजली की जरूरत थी। उंगलियों के इशारे पर बर्नर भक्क से जल उठा और नीली लौ से आगंतुकों का स्वागत करने लगा। उसने जैसे ही दूसरी दराज खोली, पारदर्शी नए नए डिब्बों में मसाले चमक रहे थे। आरती जी की आंखें अपनी उस मसालेदानी को ढूंढ रही थी, जिसमें रखे मसाले की खुशबू उन्हें अपनी अम्मा की याद दिलाते थे। वह कोई साधारण मसालदानी नहीं थी। उनकी शादी में अम्मा
मुरादाबाद से कितने शौक से लाई थी। बिटिया, इस मसालदानी में रखे मसाले जिस तरह स्वाद को जोड़कर रखते हैं, ससुराल में तुम अपने रिश्तों को भी जोड़कर रखना। अम्मा की बात आरती जी ने तोते की तरह रट लिया था। जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव आए, पर जिस तरह इस मसालदानी में रखे मसालों ने खाने के स्वाद को नहीं छोड़ा, ठीक वैसे ही उन्होंने जीवन के कठिन समय में रिश्तों को नहीं छोड़ा। अलग अलग डिब्बों में रखे धनिया, हल्दी, मिर्च अपनी एक अलग कहानी कह रहे थे। जिस मसालदानी में रखे हुए मसालों में भी वह एक रिश्ता ढूंढ लेती थी, आज वह अलग हो चुके थे। आरती जी सोच रही थी, क्या महंगे रसोई घर में बने खाने में उतना ही स्वाद आएगा? शायद हाँ, शायद ना। धीरे धीरे चीजें बदलती जा रही थीं। आरती जी सब कुछ समझ रही थीं और देख भी रही थीं। यह परिवर्तन अच्छा भी था, पर इस परिवर्तन के साथ वह अपने घर जैसी चीज से दूर होती जा रही थी। उनका अपना घर अब उनका घर नहीं रह गया था। एक अजीब सी कसक दिल में हिलोर मारती रहती। आखिर प्रशांत जी का रिटायरमेंट हो ही गया। वर्षों से बच्चों के साथ रहने की उनकी साध पूरी हो चुकी थी। आरती जी अपना सारा सामान लेकर अपने घर वापस आ गई थी। अपना घर जिसमें प्रशांत जी के नेम प्लेट के अलावा कुछ अपना नहीं रह गया था। रितु अब नई नवेली बहू नहीं थी, अब वह 15 साल पुरानी पत्नी थी और कबीर के हिसाब से उसे गृहस्थी अच्छे से संभालनी आती थी। 4 दिन के लिए आने वाली सास के आगे पीछे डोलने वाली रितु के लिए अब 365 दिन और 24 घंटे सास के साथ सामंजस्य बिठाना इतना आसान नहीं था। 15 साल से अकेले स्वतंत्र और स्वच्छंद रहने वाली रितु का सास ससुर की वापसी उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश सी लग रही थी। जिन दीवारों पर घर के बड़े बुजुर्गों की तस्वीर लगी थी, वहाँ डेकोरेटिव पीसेस ने जगह ले ली और तस्वीरें स्टोर रूम में धूल खा रही थीं। आरती जी ने दबे स्वर में अपने बेटे से कहने की कोशिश भी की थी, पर उनकी आवाज कहीं दब गई थी। मम्मी, आप भी न किस जमाने में जीती हैं। पापा की उस छोटी सी तनख्वाह में हमारी ज़रूरतें तो पूरी नहीं हो पाती थीं। घर कहाँ से सजाते? आज मैं ठीक ठाक कमाने लगा हूं, तो फिर खर्च क्यों न करूं? रितु के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। आरती जी कसमसा के रह गईं। ज़रूरतें। आरती जी सोच रही थीं, कबीर की कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाई। उसके बेहतर भविष्य के लिए प्रशांत जी ने अपने बुढ़ापे के लिए रखी एफडी तक भी तुड़वा दी थी। यह बात उससे छिपी भी नहीं थी। आज वही बेटा अपनी ज़रूरतें पूरी न होने का रोना रो रहा था। पिता की जिस छोटी कमाई से उसे घिन आती थी, वह यह भूल गया था। उसी छोटी कमाई से उन्होंने उसे इस काबिल बनाया था कि आज वह उन्हें ही ताने मार रहा था। आरती जी सोच रही थी, जब कमाई कम थी तब घर में खुशियां थीं। आज कमाई बढ़ गई तो खुशियां नदारद थीं। किसी को किसी के पास पल भर बैठने की फुर्सत नहीं थी। उन्हें आज भी वह दिन याद है। रितु कहाँ है? आरती जी ने अपने बेटे कबीर से पूछा था। कबीर ने दीवार पर लगी खूबसूरत घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, रितु मम्मी पीछे पार्क गई होगी, इवनिंग वॉक का टाइम है ना। इवनिंग वॉक? ये क्या भला है? आरती जी ने वक्त के साथ बूढ़ी हो चली आंखों को फैलाकर कहा। उन आंखों में न जाने कितने प्रश्न झिलमिला रहे थे। शाम के वक्त वह घर से बाहर जाने की सोच भी नहीं सकती थी। प्रशांत जी के ऑफिस से लौटने का समय होता था। आरती जी की सांझ प्रशांत जी के ऑफिस से लौटने के साथ शुरू होती थी। प्रशांत जी चाहते थे जब वह ऑफिस से लौट कर आए तब उनकी बीवी उनकी आंखों के सामने हो। प्रशांत जी ही नहीं, कबीर भी तो बचपन में ऐसा ही था। स्कूल से लौटने पर गेट से ही मम्मी मम्मी कहकर चिल्लाने लगता। आरती जी को आजकल की लड़कियों का मिजाज ही समझ नहीं आता। कबीर को नाश्ता पानी देकर रितु इवनिंग वॉक के लिए निकल गई थी। कबीर अकेला बैठा टीवी के सामने नाश्ता टूंग रहा था। आरती जी को अपने दिन याद आ गए जब प्रशांत जी के ऑफिस से लौटने के बाद वह गरम गरम नाश्ता उनके सामने परोसती थी। चाय नाश्ते के साथ लेंगे या बाद में? चाय चढ़ा दो, जब तक नाश्ता खत्म होगा तब तक चाय भी बनकर तैयार हो जाएगी। और हाँ, अपनी चाय भी साथ ही लेकर आना। चाय की चुस्कियों के बीच दिन भर की कितनी बातें होती थी। प्रशांत जी ऑफिस का हालचाल बताते और आरती जी दिन की गतिविधियों से प्रशांत जी को परिचित कराती। आज के बच्चे जिस क्वालिटी टाइम की तलाश में शहर से बाहर जाते हैं,
वह क्वालिटी टाइम आरती जी की जिंदगी में हर रोज आता था। वह महज चाय नहीं थी, पति के साथ चाय की चुस्कियों के साथ लुफ्त लेते हुए दिन भर की कार्यों के बारे में बातचीत उनके रिश्ते को मजबूत भी करती थी। पर रितु इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही थी। आश्चर्य तो उन्हें इस बात का था कि कबीर को भी रितु के इस व्यवहार से कोई दिक्कत नहीं थी। उस दिन भी यही हुआ था। रितु कबीर को नाश्ता देकर इवनिंग वॉक के लिए पार्क चली गई थी। दिन भर घर में ही पड़ी रहती हो, पीछे पार्क तक टहल आया करो। डॉक्टर ने वैसे भी टहलने को कहा है, टहलना भी हो जाएगा और लोगों से मिलना भी। उस दिन प्रशांत जी ने आरती जी से कहा था। आरती जी का जाने का मन तो नहीं था, पर घर में बैठे बैठे वह भी ऊब जाती थी। रितु भी अब उनके पास नहीं बैठती थी। आखिर आरती जी पार्क की ओर चल पड़ी। कितने दिन हो गए थे पार्क की तरफ गए हुए। पानी की टंकी भी वक्त के साथ बूढ़ी हो चली थी। जगह जगह से पेंट और प्लास्टर उखड़ गया था। चोर टंकी के चारों तरफ लगी ग्रिल का काफी हिस्सा काट ले गए थे। उसके उन लंबे पैरों में काई ने घर बसा लिया था। कई जगहों से पानी टप टप टपक रहा था। एक पल को लगा मानो वह अपनी बदहाली पर टेसुएं बहा रहा हो। आरती जी के घुटनों को अर्थराइटिस ने जकड़ लिया। एक एक कदम भी भारी पड़ते थे। आरती जी छोटे छोटे कदमों से पार्क की तरफ चल पड़ी। पार्क में हर उम्र के लोग दिख रहे थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। पता नहीं यह भ्रम था या फिर कुछ और। आरती जी को लगा घरों में पसरे अकेलेपन से ऊबकर सब कुछ पल के लिए लोगों का साथ पाने चले आए हों। आखिर इंसान थे, इंसान को इंसान का साथ तो चाहिए ही। अरे भाभी जी, आप बहुत दिनों बाद आना हुआ। अब तो भाई साहब भी रिटायर हो गए, अब तो आया करिए, इसी बहाने मिलना हो जाएगा। आरती जी को देख शुक्लाइन के झुर्रियों से भरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आना तो चाहती हूं, पर यह घुटना ही साथ नहीं देता। समझती हूं, इस उम्र में यह सब तो लगा ही रहता है। घर में कोई कितना बैठे, कितना टीवी देखे, जी घबरा जाता है। हम दोनों मियाँ बीबी कितना एक दूसरे से बात करेंगे। कम से कम आपके बेटा बहू तो आपके साथ रहते हैं, हमारे तो हमें छोड़कर परदेस उड़ गए। शुक्लाइन जी की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। आरती जी धीरे से बुदबुदाईं, बहू मेरे साथ नहीं, मैं बहू के साथ रहती हूँ। सच ही तो कहा आरती जी ने। खून पसीने और न जाने कितनी सारी इच्छाओं को मारकर उन्होंने यह घर बनाया था। एक एक दीवार उनके संघर्ष की कहानी कहते थे। सोचा था प्रशांत जी के रिटायरमेंट के बाद बच्चों के साथ एक साथ रहेंगे, पर जिस घर को वह छोड़कर गई थी वह घर वह तो था ही नहीं। गलत कोई नहीं था, न ही आरती जी और न ही रितु, पर कुछ तो गलत था, शायद वक्त। इन दिनों माँ की मसालदानी बहुत याद आती थी। आरती जी ने रिश्तों को जोड़े रखने की बहुत कोशिश की थी, पर मसालों की तरह रिश्तों की खुशबू भी अब उड़ चुकी थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी मसालदानी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।